नमस्कार, आप देख रहे हैं श्रेष्ठ भारत। आपके साथ मैं हूं कनिका। भारत का वो दुश्मन जो नेपाल में बैठकर बन गया था भारत के लिए सबसे बड़ा सिरदर्द। नेपाल में बैठकर वो फैला रहा था भारत में आतंकवाद। नेपाल में बन गया था पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई का सबसे बड़ा एजेंट। कैसे रॉ ने यूपी के एक डॉन की मदद से चलाया इस एजेंट के सफाए का पूरा ऑपरेशन। कैसे इस एजेंट को जाल में फंसाने के लिए यूपी के डॉन ने किया एक हसीना का इस्तेमाल। मटन पार्टी से मर्डर तक कैसे तैयार किया गया था इस एजेंट के मर्डर का पूरा प्लॉट। यूपी के जेल में बैठकर डॉन ने नेपाल में खोदी एजेंट की कब्र। क्या है ऑपरेशन मटन की पूरी कहानी, आइए जानते हैं हमारे सहयोगी लोकेंद्र सिंह से। धन्यवाद कनिका। आज की जो कहानी है बिल्कुल फिल्मी कहानी है। 90 के दशक में आप जानते हैं कि भारत के क्या हालात थे, कानून व्यवस्था की क्या हालत थी और देश की पुलिस और सुरक्षा एजेंसियों की क्या हालत थी। बहुत बुरी, क्योंकि पैसा नहीं था देश के पास। दूसरी तरफ पाकिस्तान को अमेरिका से लगातार पैसे मिल रहे थे उस वक्त, और वो उन पैसों का इस्तेमाल भारत में आतंक फैलाने के लिए करता था। तमाम लोग पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई के रोल पर काम करते थे और इनमें से एक था मिर्ज़ा दिलशाद बेग। मिर्ज़ा नेपाल में आईएसआई के लिए काम करता था और वहाँ का एक पॉलिटिशियन था, यानी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी था। मिर्ज़ा दिलशाद बेग का दबदबा नेपाल के उन हिस्सों में था जिनकी सीमा भारतीय राज्यों से लगती थी। भारत से भागे अपराधियों को शरण देना, भारत से चुराई गई कारों को ठिकाने लगाना, पाकिस्तान से भेजे गए एजेंट्स के नेपाल में पासपोर्ट बनवाना और इसके अलावा नेपाल में आईएसआई के सेफ हाउस को सुरक्षा मुहैया कराना। मिर्ज़ा के दो सबसे बड़े काम ये थे कि पाकिस्तानी एजेंट्स का फर्जी पासपोर्ट तैयार करता था और दूसरे देशों से आने वाले हथियारों की सप्लाई भारत में किया करता था। दरअसल भारतीय विरोधी गतिविधियों में लगे लोग भारत से बाहर भागने के लिए दिलशाद बेग का ही सहारा लेते थे। वो पहले भारत से भागकर नेपाल पहुंचते, वहां दिलशाद बेग के आदमी उसका फर्जी नेपाली पासपोर्ट बनाते और उन्हें नेपाल से भगा देते। डी कंपनी के अलावा भारत में आतंकी घटनाओं में शामिल कई लोगों को भगाने में मिर्ज़ा दिलशाद बेग ने उनकी मदद की। मुंबई अंडरवर्ल्ड के तमाम अपराधियों को शरण देने का काम भी मिर्ज़ा किया करता था। कुल मिलाकर वो भारतीय एजेंसियों के लिए सिरदर्द बनता जा रहा था और एजेंसियां उसे कैसे भी अपने रास्ते से हटाना चाहती थी। लोकेंद्र, इसके अलावा ये भी सुना जाता है कि मिर्ज़ा का एक बड़ा काम गाड़ी को चोरी करने का भी था। इस बारे में क्या जानकारी है? बेग का एक काम और था और वो था चोरी की गाड़ियां खरीदना। 1990 के दशक में आने वाली लग्जरी कारों को मिर्ज़ा मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, मुंबई, दिल्ली और कोलकाता से चुराता था और उसके बाद ये गाड़ियां जो थी वो नेपाल में मिर्ज़ा दिलशाद बेग का जो गैराज था वहाँ पे पहुँचा दी जाती थी। मिर्ज़ा चोरी की इन गाड़ियों को खुलेआम बेचता था और ना ही भारत और ना ही नेपाल सरकार उसका कुछ बिगाड़ पाती थी। एक बार का किस्सा है कि लखनऊ के एक एडीएम ने बेटी के दहेज में देने के लिए एक फिएट कार खरीदी थी। खरीदने के 10 दिन बाद ही वो चोरी हो गई। जब पता किया गया तो पता चला कि वो नेपाल में मिर्ज़ा के गैराज में खड़ी है। तमाम दबाव के बावजूद मिर्ज़ा ने 25,000 रुपए लेने के बाद ही एडीएम को उनकी चोरी की कार वापस करी। एक बार रेड डालने गई यूपी पुलिस की टीम को मिर्ज़ा के आदमियों ने पकड़ लिया और बहुत पीटने के बाद उन्हें छोड़ा। यूपी पुलिस के लिए मिर्ज़ा सिरदर्द बनता जा रहा था। यूपी पुलिस जानती थी कि बबलू श्रीवास्तव से मिर्ज़ा के अच्छे संबंध हैं। मिर्ज़ा को ठिकाने लगाने के लिए एजेंसियों ने उसके सबसे करीबी दोस्त बबलू श्रीवास्तव को ही हथियार बनाया। पहले तो पुलिस ने खुद ही जेल में बंद बबलू को मिर्ज़ा को ठिकाने लगाने की बात रखी, लेकिन बबलू ने मना कर दिया। इसके बाद यूपी के ही एक अफसर को बबलू को मनाने का जिम्मा दिया गया। बबलू इस अफसर को जानता था और उससे उसके घरेलू संबंध थे। इस अफसर ने बबलू से मुलाकात की, देशहित का भी हवाला दिया, जिसके बाद बबलू ने हाँ कर दी। इस काम के लिए बबलू ने अपनी गैंग की सबसे तेज तर्रार महिला अर्चना शर्मा को चुना। बबलू ने अर्चना को नेपाल भेजा और मिर्ज़ा को फोन करके बताया कि अर्चना पर काफी केस चल रहे हैं और पुलिस उसे परेशान कर रही है, लिहाजा कुछ दिन के लिए वो नेपाल में अर्चना के रहने का बंदोबस्त कर दे। 1 जून 1998 के आसपास अर्चना नेपाल पहुंच गई। मिर्ज़ा ने उसे रहने की जगह मुहैया कराई, लेकिन अर्चना ने जगह छोटी होने का बहाना बनाकर रहने की दूसरी जगह मांगी। मिर्ज़ा ने अर्चना के लिए एक फ्लैट का इंतजाम किया और अर्चना वहीं पर रहने लगी। वहीं पर उसने टेलीफोन का कनेक्शन भी ले लिया और पास में ही एक एसटीडी बूथ भी था। तब तक बबलू श्रीवास्तव के इशारे पर उसके शूटर भी नेपाल पहुंच चुके थे, जिसमें फरीद तनाशा, मंजीत सिंह मंगे, सत्ते और 2-3 लड़के और शामिल थे। एजेंसियों ने मिर्ज़ा को ठिकाने लगाने के लिए छोटा राजन की भी मदद ली
और राजन के शूटर भी मुंबई से नेपाल पहुंच चुके थे। लोकेंद्र ये जानना चाहेंगे कि आखिर ये अर्चना शर्मा कौन थी और इसका बैकग्राउंड क्या था, इसके बारे में बताइए। अर्चना शर्मा वैसे तो उज्जैन की रहने वाली थी, लेकिन छोटी उम्र में ही घर छोड़कर मुंबई चली गई और वहां पर उसने एक ऑर्केस्ट्रा ज्वाइन कर ली। उस वक्त ये ऑर्केस्ट्रा हिंदुस्तान का सबसे महंगा ऑर्केस्ट्रा था और इसके शो दुबई में भी हुआ करते थे। दुबई में ही अर्चना की पहचान इरफान गोगा से और इरफान गोगा के माध्यम से उसकी जानकारी बबलू श्रीवास्तव से हुई। बबलू के कहने पर ही अर्चना ने देश में हुई बड़ी बड़ी किडनैपिंग की वारदात को अंजाम दिया। अर्चना बेहद तेज तर्रार थी। बबलू ने उसे कहा था कि वो मिर्जा को शीशे में उतारे और किसी भी तरह वो उसे ऐसी जगह पर ले आए जहां पर शूटर उसका काम तमाम कर सके। अर्चना ने बेग से काफी करीबी बढ़ाने की कोशिश की, कई बार उसे अपने घर पर भी बुलाया, लेकिन मिर्जा बहाना बना देता था। अर्चना उसे अपने फ्लैट पर इस वजह से बुलाना चाहती थी कि वहां उसे ठिकाने लगाना आसान था। अर्चना को नेपाल आए 25 दिन से ज्यादा का वक्त बीत चुका था, लेकिन मिर्जा उसके झांसे में नहीं आ रहा था। ये बात अर्चना ने बबलू को भी बताई। इसके बाद बबलू ने मिर्जा को फोन करके बताया कि अर्चना इस वक्त बेहद परेशान है और उसे एक सहारे की जरूरत है। मिर्जा और बबलू श्रीवास्तव की काफी पुरानी जान पहचान थी, तो जब बबलू ने बोला कि भाई इससे मिलने चले जाओ, उसको थोड़ा बूस्टअप करो, तो उसने बोला कि ठीक है, अगर आपने बोला तो मैं मिलने जाऊंगा। इसके बाद अर्चना ने मिर्जा को फोन किया और मिर्जा को बोला कि उसने मटन बनाया, आज उसे खाने पर आना ही होगा। जी लोकेंद्र, तो ऐसे में एक बड़ा सवाल ये खड़ा होता है कि क्या दिलशाद बेग का मर्डर मटन पार्टी के दौरान ही हो गया था या फिर प्लान बदल दिया गया था? जब मिर्जा के आने की बात तय हो गई तो उसने बात उसकी ताक में बैठे शूटरों को भी बताई। तारीख थी 29 जून 1998। शूटरों को अर्चना ने बताया था कि वो अगर अपने घर की बालकनी में आ जाए तो समझ लेना कि मिर्जा घर पर आ गया है। उस घर से बाहर निकलने के दो रास्ते थे, एक सामने से और दूसरा पीछे से। प्लान के मुताबिक जब मिर्जा अर्चना से मिलकर वापस लौटेगा, उसी दौरान उसे ठिकाने लगाया जाएगा। तय वक्त पर मिर्जा अर्चना के घर पहुंच गया। शाम का वक्त था। पहले तो दोनों बैठकर बातें करते रहे। इसके बाद अर्चना किचन में मिर्जा का खाना लाने के बहाने चली गई। किचन का एक दरवाजा घर की बालकनी में खुलता था। मिर्जा को ना जाने क्यों शक हुआ और जब उसने देखा कि वो किचन की बजाय बालकनी में चली गई है तो उसको मामला कुछ गड़बड़ लगा। अर्चना उसके लिए खाना लेकर पहुंची, लेकिन वो जल्दबाजी में जाने की बात कहने लगा। अर्चना ने उससे काफी जिद की कि वो खाना खाकर जाए, लेकिन मिर्जा तेजी से सीढ़ियों से नीचे उतर गया। इस बार वो घर से बाहर आगे के रास्ते से नहीं बल्कि पीछे के रास्ते से गया। मिर्जा के जाते ही अर्चना आगे वाले दरवाजे की ओर भागी जहां शूटर मिर्जा का इंतजार कर रहे थे। अर्चना ने उन्हें बताया कि मिर्जा पिछले रास्ते से निकल चुका है और वो ज्यादा दूर तक नहीं पहुंचा होगा। इसके बाद शूटर उस रोड की तरफ भागे जो रास्ता मिर्जा के घर के लिए जाता था। 2 बाइक पर 4 लोग सवार थे और ये मिर्जा के घर की ओर जाने लगे। जब वो मिर्जा के घर के पास पहुंचे तो देखा कि मिर्जा अपने घर के अंदर जाने ही वाला है। शूटरों की टीम में एक शूटर था जिसका नाम था मंजीत सिंह मंगे। वो मिर्जा को जानता था, तो मिर्जा को रोकने के लिए मंगे ने आवाज़ लगाई, मिर्जा भाई रुकिएगा। मिर्जा भी मंगे को जानता था तो वो रुक गया और वो फिर बात करने लग गए मंगे, और मिर्जा पूछने लग गया कि क्या हाल चाल है, ऐसे मंगे पूछने लग गया कि क्या हाल चाल है। उसी दौरान वहाँ पे एक और शूटर मौजूद था जिसका नाम था फरीद तनाशा। फरीद तनाशा ने पिस्टल निकाली और ताबड़तोड़ फायरिंग जो थी वो शुरू कर दी। करीबन 7 से 8 गोलियां जो थी वो मिर्जा के जिस्म में उतर चुकी थी और इसी फायरिंग के दौरान मिर्जा का ड्राइवर जो था वो भी मारा गया। मिर्जा को मारने के बाद सारे के सारे जो शूटर थे वो भारत भाग गए। इस ऑपरेशन के बाद से ही वारदात की सबसे अहम कड़ी अर्चना शर्मा गायब है, जिसका आज तक कुछ पता नहीं है। कहा जाता है कि मिर्जा दिलशाद बेग के कत्ल के बाद बबलू श्रीवास्तव ने अर्चना शर्मा को भी मौत के घाट उतरवा डाला, क्योंकि बबलू के कई राज जानती थी। तो कुछ इस तरह से नेपाल में पाकिस्तान के सबसे बड़े मददगार बने मिर्जा दिलशाद बेग को मौत के घाट उतारा गया। इसमें भारत सरकार ने एक नहीं बल्कि 2 गैंगस्टर्स का सहारा लिया, जिसमें बबलू श्रीवास्तव और छोटा राजन शामिल थे। बाद में छोटा राजन ने मिर्जा दिलशाद बेग की मौत का क्रेडिट भी लिया, लेकिन इस पूरी वारदात की इनसाइड स्टोरी ये थी। अगर आपको एक कहानी पसंद आती है तो इस कहानी को लाइक करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।